Hello, Achievers. Welcome to Mr. UPSC. I hope you all must be doing very well. First of all, it's my urge to all of you to watch this lecture either at 1.5x or 1.75x to save your time. As it is written here, we are going to start with governance today. We will complete the entire governance in 2 lectures. This is going to be the first lecture. Before starting, let's have a look at the syllabus of the governance first. Governance policies, interventions for the development in various sectors, इश्यूज़ अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन. ये किसी एक पॉलिसी की या किसी एक सेक्टर की बात नहीं कर रहे, बाय एंड लार्ज बात कर रहे हैं इश्यूज़ वगैरह की. तो इसका हम सिर्फ फॉर्मेट देखेंगे. उसके बाद जो भी पॉलिसी पे क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जांपल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल फैमिली प्लानिंग पॉलिसी, ठीक है, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम यहाँ से पॉइंट्स जनरेट करेंगे. फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट है एजेंडा सेटिंग, कि एम सेट करना है. वो पॉइंट सभी में सेम रहेगा, लेकिन नेशनल फैमिली प्लानिंग का कैसे एजेंडा सेट करना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एजेंडा कैसे सेट करना है, वो वेरी करेगा. ठीक है, वो हम बनाना सीखेंगे. सेकंड इज़ डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री. इन सभी में रोल ऑफ एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स, एसोसिएशंस, डोनर, चैरिटीज़, इंस्टीट्यूशन, अदर स्टेक होल्डर्स. This is nothing but civil society. Whenever question related to civil society comes, try to mention these things. NGO, SHG, various groups, ये वो. ठीक है, these are civil society components. Welfare schemes for vulnerable sections of the population by the center and state. अच्छा, एक और चीज़ है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये हम सोशल जस्टिस में कवर हो जाएगा हमारा. ठीक है, वल्नरेबल सेक्शंस के ऊपर वल्नरेबल स्कीम्स भी और बाकी चीज़ें भी. परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, देयर मैकेनिज्म एंड देयर लॉ, institutions and bodies constituted for the protection and the betterment of these vulnerable sections. सेम बात यहाँ से हो जाएगा. ठीक है, एंड ये सोशल जस्टिस है वैसे, पर वी विल ऑल्सो सी रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी. राइट, ओके देन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेट शीट्स जो मैंने फॉर्मेट देना है. सिलेबस का पहला पार्ट क्या था? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे बनेंगी, डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स, इशूज़ अराइजिंग फ्रॉम देयर इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, कीवर्ड बेस्ड ये फॉर्मेट होगा. स्ट्रक्चर की बात करते हैं. गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैज़ 5 स्टेप प्रोसेस. सबसे पहले यू विल सेट एन एजेंडा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगी, पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग और रिव्यू करेंगे, उसका इवैल्यूएशन होगा. राइट, अब इसके बीच में सब पॉइंट्स बनाने हैं, ये कीवर्ड्स हैं. एजेंडा जब सेटिंग करनी है तो न्यू शूज़ टू द लाइट, नए एम्स को लेके आना सामने. न्यू शूज़ टू द लाइट. ग्रासपुट इन्फॉर्मेशन, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू सेट एजेंडा. मोबिलाइज ओपिनियंस, लोगों के ओपिनियंस को यूटिलाइज़ करना, मोबिलाइज़ करना. पॉलिसी फॉर्मुलेशन में क्या करना, डोमेन एक्सपर्टीज़ लेके आना. ये बेसिकली पूछ रहे हैं कि ओके एक्सपर्ट ओपिनियन लेके आना. ये पूछ रहे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओज़ वगैरह जो सिविल सोसाइटी है, उसका क्या रोल है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में. ठीक है, उसके बेसिस पे हमने वी हैव प्रिपेयर्ड दिस स्ट्रक्चर. पॉलिसी अडॉप्शन में प्रेशर ग्रुप्स वगैरह क्या करते हैं, लॉबिंग करते हैं. लॉबिंग प्रमोट्स डिस्कशन, डिस्कशन को प्रमोट करते हैं. लॉबिंग मतलब लोग इकट्ठे होकर अपने तरीके से काम करवाते हैं ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो फुलफ़िल हो, टू फुलफ़िल देयर ओन इंटरेस्ट. राइट, इम्प्लीमेंटेशन में दीज 3 पॉइंट्स. मॉनिटरिंग एंड रिव्यू में फीडबैक, सोशल ऑडिटिंग, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, ग्रीवियंस प्रेजेंटेशन. ठीक, और इनके कंक्लूजन और इंट्रो में ना ये कीवर्ड्स लिख देना. प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच. स्टेक होल्डर्स, वेन एवर वी आर देयर टू जनरेट पॉइंट्स ना, हमें सोचना किस तरीके से है वो देखते हैं कि किन के पर्सपेक्टिव से सोचना है. स्टेक होल्डर्स कौन से हैं जब हम पॉलिसी बनाएंगे, कौन कौन से लोग हैं या कौन कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं विच आर गोइंग टू बी इम्पैक्टेड. लेजिस्लेटर्स, कॉरपोरेशंस, वल्नरेबल सेक्शंस, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट, सिविल सोसाइटी, एनजीओज़ वगैरह, पब्लिक एट लार्ज, डोनर एजेंसीज. ठीक, अब डेवलपमेंट की डेफिनेशन भी यहीं पे देख लेते हैं. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वैसे दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू द डेवलपमेंटल डेफिनेशन, पर फिर भी एक बार देख लो. रिमूवल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ अनफ्रीडम दैट रिड्यूसेस चॉइसेस एंड अपॉर्चुनिटीज़. सिंपल, ये डेफिनेशंस मैंने सारी यहाँ पे लिखी होंगी, एसएचजी की भी, एनजीओ की भी, और वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशंस होंगी. तो ना इन डेफिनेशंस को एज इट इज़ याद कर लेना. रेडीमेड डेफिनेशंस रहेंगी ना तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर रियल टाइम एग्जाम वाइल राइटिंग योर आंसर्स.
It's gonna save your time and give more authenticity and credibility to your answer, especially when it comes to start. If your introduction is better, then remember one thing, your first perspective is going to be your last perspective. वो कुछ था ना कि पता नहीं, कुछ तो था यार, क्या कहते हैं उसे, फर्स्ट थिंग लास्ट, पता नहीं यार, भूल गया मैं, आई डोंट नो। ठीक है, अब वीकनेसेस क्या हैं पॉलिसीज़ में? फ्रेगमेंटेशन इन थिंकिंग एंड एक्शन, ठीक है, लैक ऑफ इंटीग्रेशन है बिकॉज ऑफ द फ्रेगमेंटेशन। इनकन्सिस्टेंट लेजिस्लेशन है, मतलब प्रोविजंस ऑफ द वेजेस एक्ट आर इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट। आपस में ये मैच नहीं करती, ये कहती हैं कि चाइल्ड लेबर इतने घंटे की है, ये कहती है कि चाइल्ड लेबर इतने घंटे की है। ओवरलैपिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन, एग्जाम्पल, जो लेजिस्लेचर्स हैं वही एग्जीक्यूटिव हैं, हमारे मिनिस्टर्स लेजिस्लेटर भी हैं, एग्जीक्यूटिव भी हैं, ठीक है, पॉलिटी में पढ़ा है ना, तो वो तो ऐसी ही लेजिस्लेशन बनाएंगे विच इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट, वो तो ऐसी लेजिस्लेशन बनाएंगे विच इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट, राइट। तो दिस इज़ कॉल्ड ओवरलैपिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ओवर सेंट्रलाइजेशन, लैक ऑफ नोन गवर्नमेंट इनपुट्स, लैक ऑफ एविडेंस बेस्ड रिसर्च, पॉलिटिकली मोटिवेटेड पॉलिसीज़, पॉपुलिस्ट मेजर्स जैसे लोन वेवर, किसानों के लोन माफ़ कर देना, बिजनेसमैन के लोन माफ़ कर देना, ठीक। 5 पॉइंट्स, रोल ऑफ एनी सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी का डेवलपमेंट में क्या रोल होता है? डेवलपमेंट में तो हमने देख लिया, लेकिन पॉलिसी फॉर्मुलेशन में क्या रोल होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा इंटरफेस। इंटरफेस मतलब एग्जांपल दी कि गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक सिविल सोसाइटी काम करती है। वॉच डॉग मतलब सुपरविजन रखना, ध्यान रखना कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन तो नहीं हो रहे, अगर हो रहे हैं तो सिविल सोसाइटी उसके लिए आवाज़ उठाएगी। एडवोकेट एग्जांपल वल्नरेबल सेक्शंस, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, एज्ड पीपल, एल्डरली, वुमेन, LGBT, चिल्ड्रन, सभी आ जाते हैं सिवाय मैन को छोड़ के। मैन विल बी मैन, ओके। एजुकेटर, अवेयरनेस टू पीपल, ठीक है, लोगों को अवेयर करते हैं कि दीज आर द पॉलिसीज़, दीज आर योर राइट्स, प्लीज़ फॉलो इट एंड एक्सेप्ट दिस प्रिविलेज एंड एंटाइटलमेंट। मोबिलाइज़र, रिसोर्सेज को अच्छे से मोबिलाइज़ करना, पब्लिक ओपिनियन को एक साथ लेके आना, ये सब काम है। अब ये फॉर्मेट शीट्स हैं, ये कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है, ये फॉर्मेट शीट्स हैं कि जब भी यू रिसीव अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस फर्स्ट पार्ट यू विल बी एबल टू राइट आंसर्स इन दीज स्ट्रक्चर्स, ठीक। देख लेते हैं अब RTI। गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से देखेंगे। बाय द वे आई हैव टेकन दिस फ्रॉम सेकेंड ARC फर्स्ट रिपोर्ट। इसकी थीम ही है RTI इज़ द मास्टर की टू अनलॉक गुड गवर्नेंस, ठीक है। RTI इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज सनशाइन लेजिस्लेशन। चैलेंजेस देखेंगे ये फ्रेमवर्क के बेस पे, उसके बाद रिफॉर्म्स देखेंगे कौन से चाहिए, कंक्लूड करेंगे। अब देखना फ्रेमवर्क, आपने कोई RTI फाइल करनी है, कोई सिटीज़न है वो RTI फाइल करेगा, ठीक है, रिक्वेस्ट फाइल करेगा, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएगी, उसका एक एडजुडिकेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद इसको वो RTI मिल जाएगी, यही प्रोसेस होता है। इसके बेसिस पे पॉइंट्स जनरेट करेंगे। देखो सिटीजन्स है, सबसे पहले तो लैक ऑफ अवेयरनेस है, वो अवेयर ही नहीं है। उसके बाद इलिटरेसी है, 26% ब्रैकेट में लिख दिया। विक्टिमाइजेशन है कि जो लोग RTI फाइल करते हैं, ट्राई टू एक्सपोज एनीथिंग, वो विक्टिम बन जाते हैं खुद, के बाद में उन्हें टॉर्चर किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। लैक ऑफ विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, उनकी प्राइवेसी, सपोज़ आई एम फाइलिंग एन RTI, मेरी प्राइवेसी इंश्योर नहीं की, अब जिसके खिलाफ़ मैंने किया है, कोई गवर्नमेंट, कोई सपोज़ MP है, उसकी मैंने प्रॉपर्टी जानने की कोशिश की, उसके बाद मैं कुछ उसका यूज़ करूँगा तो ये बाद में मेरे पीछे नहीं पड़ जाएगा, तो विसल ब्लोअर की प्रोटेक्शन नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ चलते हैं। सेक्शन 8 ऑफ RTI एक्ट 2005 ये एग्जेम्पशन देता है RTI को, मतलब आपने RTI फाइल की तो इसके अंडर आप उसका आंसर मत भी दो तो भी चलेगा, तो इसका बहुत ओवर यूज़ होता है। सेक्शन 8 इज़ एग्जेम्पशन, ओवर यूज़ ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ RTI 2005। सेक्शन 6 और सेक्शन 7 के अंदर ना ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के बारे में लिखा है, तो इसका मिसयूज़ होता है। ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट का मिसयूज़ होता है थ्रू सेक्शन 6 एंड 7 ऑफ RTI एक्ट 2005, तो वो RTIs को डाइवर्ट कर देती हैं, ठीक है, इसके आंसर नहीं देते। जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनकी भी वैकेंसीज़ हैं, अंडर स्टाफ्ड है। सीक्रेट सर्विस फंड इज़ अनदर प्रॉब्लम,
वो ज़रूरी भी है, लेकिन सीक्रेट सर्विस फंड के बारे में अगर आपने RTI फाइल करनी है तो वो इसके एम्बिट में नहीं है। सिमिलरली गवर्नमेंट फंडिंग, इलेक्टोरल फंडिंग इसके एम्बिट में नहीं है। एडजुडिकेटिंग प्रोसेस में देखते हैं कल्चर ऑफ सीक्रेसी या व्हील ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेसी मेंटेन करने का अभी भी कल्चर है। सीक्रेट सर्विस फंड वी हैव रिटन लैक ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अगर RTI नहीं मिली, रिजल्ट आपको उसका आंसर नहीं मिला, तो उसके लिए ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म लैक करता है। 40% RTIs आर पेंडिंग। फ्रीवियस रिक्वेस्ट 12%। फ्रीवियस मतलब झूठी रिक्वेस्ट, फेक रिक्वेस्ट जो टाइम वेस्ट करती हैं, जो सिर्फ पेंडेंसी बढ़ाती हैं। नो कंटेम्प्ट पावर। रिफॉर्म्स कौन से हैं? सेक्शन 26 कहता है कि सिटीज़न अवेयरनेस प्रोग्राम है कि ये RTI, तो इसको प्रमोट करो। जो RTI मांग रहे हैं उनकी IDs मांगना ज़रूरी है। जो फॉर एग्जांपल आई एम फाइलिंग एन RTI, तो मेरी ID वहाँ पे लगनी चाहिए ताकि टू प्रिवेंट फ्रीवियस रिक्वेस्ट। पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी ब्रिंग अंडर RTI डोमेन इलेक्टोरल फंडिंग। सेक्शन 4 कहता है कि प्रोएक्टिव डिक्लेरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकेंड ARC कहती है कि रिपील OSA ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, ग्रांट पावर्स ऑफ कंटेम्प्ट। ठीक है, बेसिकली ये सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम्स, इन्हीं के सोल्यूशंस। कंक्लूजन, कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी लेके आओ बाय ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी। हमने देखा है कि मिनिस्टर्स ओथ टू सीक्रेसी लेते हैं ना, ओथ ऑफ सीक्रेसी लेते हैं वो। सिमिलरली ओथ टू ट्रांसपेरेंसी भी ज़रूरी है टू ब्रिंग द कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी देख लो। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस यहाँ से पढ़ लेना। What are the bureaucratic hurdles? Traditional bureaucracy as a hurdle. अब मैं एक चीज़ बताता हूँ। People, process, power, infrastructure, ये 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से यू आर गोइंग टू जनरेट पॉइंट। आपको फ़ायदे पूछ ले, आपको नुकसान पूछ ले, या चैलेंजेस पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, यू कैन जनरेट पॉइंट्स फ्रॉम दीज 4 थिंग्स व्हेन इट कम्स टू इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जांपल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात कर दी, ब्यूरोक्रेसी की बात कर दी, एट्सेट्रा। उसमें पीपल में के लोग जो हैं उनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है। ठीक है, उसके बाद वैकेंसीज़ हैं, ऐसी बातें। प्रोसेस में के बॉटलनेक्स हैं, स्मूथ प्रोसेस नहीं है, इसके बीच में बहुत ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। पावर में लैक ऑफ पावर्स हैं। सिविल सिविल कोर्ट्स की पावर्स नहीं है। इतने साल के बाद, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, 1 साल पता नहीं 7 साल के बाद अगर इफ़ यू ट्राई टू अंडरटेक द केस, आप नहीं ले सकते, वो पावर ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड नहीं है, अपग्रेडेड नहीं है। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पीपल, कलोनियल लेगेसी। ब्यूरोक्रेसी कैसे हर्डल है? कलोनियल लेगेसी के कारण कि जो लोग हैं अभी भी इन्हें अपना माई बाप कंसिडर करते हैं। देयर इज़ अ माई बाप कल्चर, विच इज़ अ प्रॉब्लम फॉर ब्यूरोक्रेसी। आइवरी टावर सिंड्रोम, बड़ा सा टावर है, उसके ऊपर बैठे हैं ब्यूरोक्रेट्स, ये सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऊपर से सारा काम चल रहा है ग्राउंड लेवल का। यह आइवरी टावर सिंड्रोम है। प्रोसेस में क्या क्या परेशानी है? रेड टेपिज्म है, ओवर डॉक्यूमेंटेशन है, इन अननेसेसरीली डिलेज हैं, करप्शन है। प्ले सेफ मेंटेलिटी, ब्यूरोक्रेट्स वो काम नहीं करते जिनमें उन्हें रिस्क लगता है कि हमारा ट्रांसफ़र ना हो जाए। सस्पेंशन तो दूर, या ट्रांसफ़र से इतना डर रहे हैं। बर्ड्स ऑफ पैसेज विदाउट लॉयलिटी, जो जैसा बोलता है वैसे चल जाते हैं, कोई लॉयलिटी नहीं है देश के प्रति। ये बर्ड्स ऑफ पैसेज हैं, जिस स्टेट में रहेंगे उस स्टेट में जो जैसा बोलेगा वैसा कर देंगे। पावर की बात करते हैं। प्रोसीजरल इनकम्प्लायंस रिजल्ट्स इन रूल बुक ब्यूरोक्रेसी। प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं, उनमें इनकम्प्लायंस रह जाती हैं। तो ये बस रूल बुक ब्यूरोक्रेसी है जो सिर्फ रूल बुक को फॉलो करती है, एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन कोई भी नहीं है। 311 इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देती है कि कोई निकाल नहीं सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर में इनसफिशिएंट डोमेन स्पेसिफिक ट्रेनिंग, लैक एम्पथी, लैक सेंसिटाइजेशन, लैक ऑफ कंपैशन हिंडर्स सर्विस डिलीवरी। पॉइंट्स हो गए। अब इन्होंने क्या प्रोवाइड किया सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो भी देख लो। ये कुछ नहीं, बस 1947 में ऐसे थे ये डेटा, जीडीपी इतनी थी, इंफ्रा इतना, ये वो, अब इतना है। ये पुराने लिखे थे मैंने पिछले साल, तो ये मैंने अभी अपडेट कर दिए।
मुझे भी नहीं, आई डेंट बिलीव कि मुझे ये सब याद था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो टू बी प्रिसाइज 69.6 है, ठीक है। तो ये दिस वाज अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। लिटरेसी रेट 74 नहीं 76 है अकॉर्डिंग टू ASER एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एनुअल स्कूलिंग, पता नहीं ऐसे कुछ था। अब एनर्जी पहले इतनी थी 1947 में, अब इट इज़ 444 गीगावाट, आउट ऑफ विच 193 इज़ रीन्यूएबल एनर्जी। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर इतना था, अब इतना है। वैसे अब 6.66 लाख किलोमीटर्स है, 6 मिलियन किलोमीटर्स है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का डेटा ये। GDP अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023, दिस इज़ द रियल GDP। नॉमिनल GDP वॉज 293 लाख करोड़। भाई याद था, कूडोस टू मी। रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, ये पढ़ लो। इश्यूज़ क्या हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी में, हमने ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी में देख लिया, मॉडर्न में देख लो। देखो अब देयर इज़ अ नेक्सस, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, इनका एक अपना नेक्सस है, और इस नेक्सस के कारण देयर इज़ क्रॉनिक कैपिटलिज्म। क्रॉनिक कैपिटलिज्म, आई होप यू हैव रेड इट इन इकोनॉमी, कि बिजनेसमैन thrives not because of their profession and expertise or their hard work, but because of their nexus with the bureaucrats and politicians. Red tapeism, risk averse, रिस्क लेने से डरते हैं, hesitant to take risk, no innovation. मंडपम कमेटी कहती है कि नेपोटिज्म भी एक प्रॉब्लम है मॉडर्न सिविल डेमोक्रेसी में, सिविल सर्विसेज में। रिफॉर्म्स चाहिए। अब देखो, ट्राई टू थिंक, सबसे पहले रिक्रूटमेंट होती है एक ऑफिसर की, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद वो प्रॉपर्टी होगी, प्रोफेशन में होगा वो, उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन होगी। अब यहाँ से पॉइंट्स जनरेट करेंगे। रिक्रूटमेंट के वक्त हम कौन से रिफॉर्म्स हमें ज़रूरत है, यूपीएससी दे रहे हो, सोचो यूपीएससी में कौन से चेंजेस की ज़रूरत है। अब CSAT वगैरह इसमें लिखने मत बैठ जाना, वो चीज़ें नहीं चाहिए। ट्राई टू थिंक ब्रॉडर कि सिलेक्शन हो रही है, कैसे होगी सीधा। लेटरल एंट्री, जो सर्विस डिलीवरी है उसे आउटसोर्स करो, बाहर से मंगवाओ ऑफिसर्स को, बाहर से मतलब देश के बाहर से नहीं, प्राइवेट एजेंसी से। स्ट्रेंथन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कार्डर, ठीक है। रिक्रूटमेंट के बाद ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में ट्राई टू सेंसिटाइज देम। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट लागू करो स्ट्रांगली। ई-लर्निंग, IGOT, ट्राई टू इनकलकेट ICT वैल्यूज़, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वैल्यूज़ इन द ट्रेनिंग ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड ऑफ OTs, ऑफिसर ट्रेनिंग्स। प्रॉबिटी हमने एथिक्स में पढ़ा है। प्रॉबिटी पोर्टल लॉन्च करो। CP ग्राम्स एंड स्पैरो, CP ग्राम्स फॉर रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, स्पैरो फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। ये पोर्टल्स के नाम लिखना, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये सेकंड ARC में लिखे हुए हैं, पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। इवैल्यूएशन, मल्टी स्टेक होल्डर्स फीडबैक, लिमिटेड एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स ARC। इवैल्यूएशन में ये सब आ गया। उसके बाद होटा कमेटी आई एक। होटा कमेटी ने बोला कि 10 साल के बाद, 10 साल में सारे सिविल सर्वेंट्स को अपना अपना काम करने दो, 10 साल के बाद इनकी लाइन को प्रोफेशनलाइज कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर ये 2 सिविल सर्वेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर हैं, तो ये आगे भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही रहेंगे, ताकि इनका प्रोफेशनलिज्म बेटर हो सके। ये सेक्रेटरी यहीं पे चुने जाएंगे। ऐसा नहीं कि आज तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, कल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में चले गए, एजुकेशन में, परसों एग्रीकल्चर में भेज दिया। वो नहीं होगा। ये मिनिस्ट्रीज़ का कोई पोर्टफोलियो नहीं है। दिस इज़ नॉट अ पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर्स। ये प्रोफेशनलिज्म है, और प्रोफेशनलिज्म एक जगह पे ज़्यादा टाइम देने से आएगा। बासवान कमेटी कहती है कि ईयरली असेसमेंट और सेक्टर ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर सिविल सर्वेंट्स, ईयरली असेसमेंट करो सिविल सर्वेंट्स की। कंक्लूजन में ट्राई टू मेंशन मिशन कर्मयोगी ऑफ लबासना कि माइंडसेट और कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ को कैसे चेंज करना है। वैसे सरदार पटेल जी वाज कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज और बैकबोन ऑफ सिविल सर्विसेज। रिटायर नॉन परफॉर्मर्स, ये भी मुझे पॉइंट आया था, ये मैंने शायद अखबार से पढ़ा था कि जो परफॉर्म नहीं कर रहे उन्हें रिटायर कर दो जल्दी। जैसे 27 IRS ऑफिसर्स रिटायर्ड फोर्सिबली लास्ट ईयर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कहाँ तक करना है, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये डेफिनेशन देखो इसकी, सेल्फ गवर्नड, ये बहुत सिंपल डेफिनेशंस हैं और बहुत एफिशिएंट डेफिनेशंस हैं। यही याद करना और लिख देना, अगर याद नहीं रहा तो बना लेना खुद से। फंक्शंस क्या हैं इनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के? परसुएड करना मेंबर्स को,
कलेक्टिव गारंटी सिस्टम करना, ये PYQ भी आया था प्रीलिम्स का, कि मैंने अगर लोन लिया एंड इफ़ आई एम अ मेंबर ऑफ एनी SHG, तो उस लोन की गारंटी सिर्फ मैं ही नहीं दूसरे मेंबर्स भी देंगे. दे विल पॉजिटिवली इन्फोर्स मी टू रीपे द क्रेडिट विच आई हैव टेकन. ठीक है, तो पे बैक करना है उसे. अचीवमेंट्स में देखो, मोर देन 30 लाख SHGs आर देयर, 60% ऑफ इनफॉर्मल क्रेडिट बाय SHGs इन रूरल एरियाज. राष्ट्रीय महिला कोष वॉज क्रिएटेड. इट इज़ अ कॉर्पस, इट इज़ अ फंड फॉर स्मॉल SHG फंक्शनिंग. बजट 2024 से सप्तऋषि में, सप्तऋषि के 7 पिलर्स थे बजट के, उसमें इन्होंने बोला कि वी आर गोइंग टू मेक पता नहीं कितनी 3 लाख पता नहीं कितनी लखपति दीदीज थ्रू SHGs. मतलब वो वुमेन जो SHG में काम कर रही हैं, वी आर गोइंग टू मेक देम लखपति. उनके पास इतना पैसा आ जाए, लखपति बन जाए वो. इश्यूज़ में क्या है, जो BPL है 26 करोड़, उनकी अचीवमेंट्स बहुत कम है. एक्सक्लूजन ऑफ अर्बन पेरी अर्बन एरियाज, एग्जाम्पल पेमेंट सेलर्स, स्ट्रीट हॉकर्स. मेंटेन पार्टिसिपेटरी करेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे मेंबर्स का पार्टिसिपेटरी करेक्टर मेंटेन करना ये डिफ़िकल्ट है, एक टास्क है. हो सकता है यू विल बी अ मेंबर बट यू आर नॉट दैट मच कंट्रीब्यूटिंग और यू आर नॉट दैट मच डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर सेल्फ हेल्प ग्रुप. और डेडिकेशन ज़रूरी है, पार्टिसिपेशन ज़रूरी है उसके लिए. नीड टू एक्सपैंड इन द क्रेडिट डेफिशिएंसी स्टेट्स. नाबार्ड ने ऐसी 13 स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया विच आर इन नेचर क्रेडिट डेफिशिएंसी स्टेट्स. एग्जाम्पल्स ये हैं छत्तीसगढ़, MP, झारखंड, वहाँ पे करना है. इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी, डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं NPA जैसे. लिमिटेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू SHPI. SHPI क्या है, सेल्फ हेल्प प्रमोशनल इंस्टीट्यूशंस. 1500 महीना इन्हें हेल्प मिलती है, उससे क्या ही होगा. वे फॉरवर्ड में लिखो कि रंगाराजन कमेटी ने कहा था कि ऑर्गेनाइज NHG सिमिलर टू SHGs. NHG मतलब नेबरहुड सेल्फ ग्रुप. SHG और बैंक को डायरेक्ट लिंकेज करो, प्रमोट माइक्रो क्रेडिट. NGOs के बारे में बात करते हैं. वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन लिखो. ये जो वर्ल्ड बैंक ने डेफिनेशन दी थी, ये इसकी प्रोविजंस है कि इसमें चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, इन प्रोविजंस के अंडर NGOs कैन बी फॉर्म्ड. इश्यूज़ में देख लो, फर्स्टली इट इज़ रेगुलेटेड बाय FCRA एंड FEMA. और देखो कि अकॉर्डिंग टू FCRA 20% कैप फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, कि जो आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हो, जो आपको बाहर से पैसा आ रहा है, उसका सिर्फ 20% यूज़ कर सकते हो आप. बाकी 80% यू हैव टू स्पेंड इन योर चैरिटेबल एक्टिविटीज़. ठीक है, ऐसा नहीं कि बाहर से आपने मंगवा लिए 100 करोड़ और उसमें से 80 करोड़ यू आर स्पेंडिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड 20 करोड़ फॉर द चैरिटेबल फंक्शनिंग. और वैसे भी IB सेट के जो फॉरेन फंडेड NGOs हैं ना, they are the tool of other governments to sponsor agitations in India, especially western countries. CBI कहती हैं कि only 10% NGOs are there who file their income statements, कि पैसा आ कहाँ से रहा है. लिमिटेड वॉलंटियर्स हैं. ये ओवर रेगुलेशन, लिमिटेड कोलैबोरेशन, ये वो पॉइंट्स हैं जो जब कुछ भी नहीं आता तब लिखते हैं, राउंड टिपिंग ये वो. अब IB ने एक और एक्यूजेशन लगाई कि जो ग्रीन पेस ऑफ इको टूरिज़्म है, ग्रीन पीस एक NGO है, इसके ऊपर IB एक्यूज्ड ऑफ प्रमोटिंग इकोलॉजिकल टेररिज्म, मतलब इकोलॉजी को हार्म कर रही है. तो ये इट वाज एन एक्यूजेशन बाय IB. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लास्ट ईयर 2023 में 8% NGOs के लाइसेंस कैंसिल कर दिए टू ब्रीच FCRA. बाकी ये बोल बच्चन पॉइंट्स पढ़ सकते हो. इंफ्रास्ट्रक्चर में बोल बच्चन पॉइंट्स. शीलू AO कमेटी है, ये कहती है कि NGOs आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द अर्बन क्लस्टर्स, नॉट ट्राइबल एरियाज, जहाँ पे इनकी एक्चुअल नीड है. नीड में देखो यार, कुछ भी लिख सकते हो. NGOs की क्यों नीड है? हंगर इंडेक्स में इतने बुरे हैं, 38% चिल्ड्रन आर स्टंटेड, लिमिटेड गवर्नमेंट रिसोर्सेज, HDI में ये रैंक है, ये सब लिख सकते हो. ठीक है, वे हेड में देख लो कि NGO वर्क्स वेयर गवर्नमेंट लैग्स. लाइट रेगुलेशन, नॉट टाइट रेगुलेशन. ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, एग्जाम्पल बॉम्बे नेचुरल हेरिटेज सोसाइटी, इट प्रमोट्स एजुकेशन, राइट. कोऑर्डिनेट्स विद NDMA एंड आर्मी व्हेन इट कम्स टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट. ये कौन करती है? एग्जाम्पल पंजाब, हरियाणा में या कहीं पे भी जाके खालसा एड, पंजाब की एक NGO है बाय द सिख कम्युनिटी, वो ऐसा करती है. कोलैबोरेशन करनी है. दर्पण और कपाट. दर्पण इज़ अ पोर्टल ऑफ NGOs
कपाट is a council for people action and rural technology. Funds, social responsibilities and social bonds etc. ये PYQs में आया था प्रीलिम्स के, तो लिखा. CSR की यूटिलाइजेशन करना. मॉडर्नाइज NGOs. विजय कुमार कमेटी कहती है कि मॉडर्नाइज कर दो NGOs को. नीति कहती है कि ओवरसीज इंटरफेस बिटवीन NGOs एंड गवर्नेंस. और ये कल करेंगे, आज के लिए बहुत है. 2 लेक्चर्स में करना है, वैसे मैं एक में करवा सकता था. आई डोंट वांट दिस लेक्चर टू बी वेरी हेफ्टी, बड़ा नहीं करना. एक और चीज़ यहाँ पे हमने वी हैव रेड अबाउट द सीक्रेट सर्विस फंड, राइट. टेल मी, येस्टरडे वी रेड अबाउट अ कमेटी रिलेटेड टू सीक्रेट सर्विस फंड. व्हाट वाज द दैट कमेटीज नेम? इट वाज मानव मिगलानी कमेटी. मानव मिगलानी कमेटी बोली कि एक इंटरनल मैकेनिज्म होना चाहिए, एक इंटरनल कमेटी होनी चाहिए विच रिव्यूज़ द सीक्रेट सर्विस फंड सो दैट देयर शैल बी एन इंटरनल ट्रांसपेरेंसी of the funds, of the public funds which is being spended, right? Okay, then see you tomorrow. We are complete for today. All the best, achievers. See you. Bye.